हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर आज आप लोगों के सामने क्लास 10th हिस्ट्री के द राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लेक्चर 3 को लेकर आया हूं। तो आज हम लोग लेक्चर 3 देखेंगे। इसके पहले आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ज़रूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। देखिए, अच्छा, तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 1848 का जो उदारवादी क्रांतिकारियों का विद्रोह था, उसके परिणाम स्वरूप यूरोप में ऐसे राज्य जो अभी भी राष्ट्र नहीं है यानी नेशंस नहीं है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ यूनिफिकेशन की मांग को ऐड कर दिया गया था। परिणाम क्या हुआ कि जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ। तो आज आपको देखना है सबसे पहले नंबर पर जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है कहाँ से? फ्रैंकफर्ट संसद या फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से। अब देखिए, अगर जर्मन क्षेत्र में बड़ी संख्या में राजनीतिक संघों के सदस्य, जिनमें अगर कहें तो बड़ी संख्या में राजनीतिक संघों के सदस्य जिनमें अगर कहें तो मध्यम वर्गीय पेशेवर, व्यापारी, समृद्ध कारीगर फ्रैंकफर्ट शहर में एक साथ इकट्ठा हुए या आए और उन्होंने यह निर्णय लिया कि एक अखिल जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में वह मतदान करेंगे। यानी उन्होंने निर्णय लिया कि जर्मनी में एक नेशनल असेंबली का गठन किया जाएगा जो अखिल जर्मन नेशनल असेंबली होगी और उसके लिए मतदान किया जाएगा। परिणाम क्या हुआ कि 18 मई 1848 को इन सभी राजनीतिक संघों के सदस्यों ने 831 सदस्यों का निर्वाचन किया या 831 सदस्यों को उन्होंने चुना और उसके बाद क्या किए कि सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया। तो आपको याद रखना है, कभी पूछा जाए फ्रैंकफर्ट संसद क्या है, तो जर्मनी की एक संसद है जिसे विभिन्न प्रकार के मध्यम वर्गीय राजनीतिक संघ के सदस्यों ने गठित किया था। एक निर्वाचित असेंबली है और इसका गठन 18 मई 1848 को हुआ। इसका सदन, पहला सदन सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया गया। अब हुआ क्या, उन्होंने इस सेंट पॉल चर्च में जो आयोजन किया उसमें उन्होंने एक निर्णय लिया कि जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का गठन करेंगे या एक संविधान का प्रारूप बनाएंगे और जिसका नेतृत्व संसद के अधीन राजतंत्र करेगा। यानी एक प्रकार से कहें तो संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था है। संसद होगी और राजा भी होगा। राजा को संसद के आदेशों का पालन करना होगा या संसद के अनुसार चलना होगा। तो यहाँ देखें, इन द जर्मन regions a large number of political association whose member were middle class professional businessmen and prosperous artisans come together in the city of Frankfurt and decide to vote for an all German national assembly। यानी याद रखना है कि इसका गठन किया गया ऑल जर्मन नेशनल असेंबली ऑन 18 मई 1848। 1831 elected representative merchants in the testive proceedings to take her place in the Frankfurt Parliament converted in the Church of St. Paul। they draft a constitution। उन्होंने डिसीजन लिया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाएंगे फॉर ए जर्मन नेशंस टू बी हेल्प्ड बाई मोनार्ची सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट्स। यानी मोनार्ची होगा जो पार्लियामेंट के अधीन काम करेगा। ये जो चित्र दिखाया गया है ये सेंट पॉल चर्च का है और ये पार्लियामेंट का चित्र है जहां 831 या 831 कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर कहें तो एक चर्च बनाया गया, यानी फ्रैंकफर्ट संसद आई। संसद ने निर्णय लिया कि एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें राजा को संसद के अधीन रहना था। आगे क्या किया गया कि जब प्रतिनिधियों ने यह तय कर लिया कि राजा होगा, संसद के अधीन रहेगा, तो उन्होंने प्रसा के राजा
फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ का नाम तय किया कि इनको इस जर्मन असेंबली या इस जर्मन का राजा घोषित किया जाए। तो उन्होंने फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को इन शर्तों पर मुकुट की पेशकश की, तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। यानी उन्होंने किसका नाम एक्सेप्ट किया? फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ का। लेकिन फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ संसद के अधीन रहने से इनकार कर दिए। उन्होंने निर्वाचित विधानसभा का विरोध, जो निर्वाचित विधानसभा थी उसका विरोध करने के लिए अन्य सम्राटों के साथ शामिल हो गए। यानी जो और मोनार्ची थे और राजतंत्र के राजा थे उनके साथ मिल गए, जिससे अभिजात वर्ग और सेना का विरोध मजबूत हो गया। यानी जो कुलीन राजतंत्र है और सेना है उनका विरोध मजबूत हो गया और संसद का जो सामाजिक आधार था वो कमजोर हो गया या नष्ट हो गया। साथ में संसद के मध्यम वर्गों का वर्चस्व था। यहाँ पर भी श्रमिक और कारीगरों की मांग का विरोध किया गया। इनके मांग का विरोध किया गया या इनके मांग को नहीं स्वीकारा गया। परिणाम क्या हुआ कि सर्व जर्मन असेंबली यानी फ्रैंकफर्ट संसद ने अपना समर्थन खो दिया और अंत में सैनिकों को बुलाया गया और इस विधानसभा को भंग करने के लिए मजबूर किया गया। यानी एक प्रयास था और यह प्रयास जो है जर्मनी के एकीकरण का असफल हो गया। When the deputies offered the crown on this term of Frederick William IV, King of Persia, he rejected it and joined other monarchs of oppose the election assembly, while the oppositions of the aristocracy and military become stronger. His social basic of parliament eroded. The parliament was dominated by the middle class who rejected the demand of the workers and artisans and consequently lost their supports. In the end, troops were called in and the assembly was forced to disband। यानी फोर्स को बुलाया गया और इस असेंबली को डिसबैंड कर दिया गया। तो आगे क्या हुआ कि जब फ्रैंकफर्ट संसद का प्रयास असफल हो गया तो अब जो है प्रसा के राष्ट्रीय एकीकरण का नेतृत्व का नेतृत्व किसके हाथ में आ गया? प्रसा के हाथ में। और उस समय अगर कहें तो जो प्रसा के प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री थे वो थे ऑटो वन बिस्मार्क। यानी इसकी जिम्मेदारी, जर्मनी के एकीकरण की जिम्मेदारी ऑटो वन बिस्मार्क पर आ गई। ठीक है ना। अब क्या हुआ, इस प्रक्रिया के ये जनक थे। आपसे पूछा जाए कि जर्मनी के एकीकरण के जनक कौन थे? ऑटो वन बिस्मार्क। इन्होंने किया क्या? इन्होंने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली और 7 वर्षों में 3 युद्ध किए। किससे किससे? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। और इन तीनों में इनको पराजित कर या प्रसा की जीत के साथ यह युद्ध समाप्त हुए। इन तीनों में प्रसा ने विजय प्राप्त की और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। यानी जनवरी 1871 में प्रसिया या प्रसा के राजा विल्हेम फर्स्ट को वर्साय के एक समारोह में जर्मन सम्राट घोषित किया गया। Persia took on the leadership of the movements in national unification. Chief Minister Otto von Bismarck was the artist of his process, carried out with the help of the Persian army and bureaucracy. There was over 7 years. Austria, Denmark and France ended the Persia victory and complete the process of unification। यानी इन तीनों की पराजय के साथ जो है यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इन जनवरी 1871 इज पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट द प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्पायर इन ए सेरेमनी हेल्ड वर्सिलिया। यानी वर्साय में इन्हें जर्मनी का राजा घोषित किया गया। तो ये जर्मनी का एकीकरण हुआ कैसे कि मध्य यूरोप के स्वतंत्र राज्य जैसे प्रसा था, बवेरिया है, सैक्सोनी आदि को आपस में मिलाकर एक जर्मन राज्य या जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया गया। यानी ए नेशन स्टेट एंड जर्मन एम्पायर वेयर क्रिएटेड इन 1871 बाय मिक्सिंग द इंडिपेंडेंस स्टेट ऑफ सेंट्रल यूरोप, पर्सिया, बिहेविया, सेक्सेनिया etc। बहुत से हैं, आपको इस चित्र के माध्यम से देखना है कि कौन कौन से ऐसे थे
तो अब आपको यहाँ ये समझना है कि ये ऐसा है स्टेट है जो एकीकरण से पहले है और ये है जो एकीकरण है। एकीकरण से पूर्व देखें तो जर्मनी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये पूरा ब्लू पर्सिया है, ये बवेरिया है, ठीक है ना, ये सभी, ठीक है ना, ये सभी जितने भी स्टेट्स हैं, ये सिसेल्स है, तो ये सभी स्टेट्स को मिलाया गया और एक जर्मनी का गठन किया गया। यानी एक जर्मनी के नाम से जर्मन, ये सभी जर्मन भाषी लोग हैं, यानी ये सब जर्मन लैंग्वेज का प्रयोग करते थे और इस जर्मन लैंग्वेज के प्रयोग करने वाले सभी जो स्टेट्स थे, नेशंस थे, उन सब को मिलाकर एक नया स्टेट बनाया गया और उसका नाम दिया गया जर्मनी। अब यहाँ से प्रशा आदि का अस्तित्व समाप्त हो गया, एक स्वतंत्र जर्मनी के रूप में गठन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो 19वीं शताब्दी के मध्य के दौरान इटली 7 राज्यों में विभाजित किया गया था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पीटमांड, ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि इटली, एक मिनट पीछे चलते हैं, इटली जो है वो एक प्रकार से अगर देखें तो इटली जो था वो उस समय 19वीं शताब्दी की बात करें तो ये जो है लगभग 7 राज्यों में विभाजित था, जिनमें से केवल एक में सार्डिनिया पीटमांड के इतावली राजघराने का शासन था, बाकी सब बाहरी शासक थे। उत्तरी क्षेत्र में जैसे दिया है कि ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग का शासन था, मध्य क्षेत्र पर इटली के पोप का शासन था, दक्षिणी क्षेत्र पर स्पेन के बुर्बो राजवंश का प्रभुत्व था। यानी ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th century इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, ऑफ विच ओनली वन, सार्डिनिया पीटमांड, वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। यानी एक है सार्डिनिया पीटमांड जहाँ इटली के प्रिंसली हाउस का शासन है। द नॉर्थ वाज अंडर, जो नॉर्थ एरिया है वो अंडर ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग, ठीक है, वो जो है कहाँ है, ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग के पास है। द सेंटर वाज रूल्ड, जो सेंटर में है वो पोप के पास है, और जो साउथर्न रीजन है वहाँ पर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बुर्बो किंग्स, यानी स्पेन के बुर्बो राजवंश का यहाँ पर शासन है। तो आप इसके बाद इसका चित्र देखते हैं, आपको बताया गया ये इटली है, ये भाग है जो स्पेन के बुर्बो राजवंश का है, ये भाग है जो पोप का है, और ये भाग ग्रीन वाला जो है ये ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में है। तो ये ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के पास है, ये पोप के पास है, और ये किसके पास है, स्पेन के बुर्बो राजवंश के पास है। तो ये 2 सिसिलिया पार्ट हैं, सिसिली है, ये ऊपर का पार्ट है। अब आगे देखते हैं तो हुआ क्या कि 1830 सबसे पहले इटली के यूनिफिकेशन के बारे में अगर किसी ने विचार किया तो वो थे ज्यूसेपी मैस्सिनी। 1830 के दशक में ज्यूसेपे मैस्सिनी ने एकीकृत इतावली गणराज्य के लिए एक सुसंगत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने लक्ष्य के प्रसार के लिए या उसे बढ़ाने के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त समाज या गुप्त संगठन भी बनाया, और 1831 से 48 तक क्रांतिकारी विद्रोह चलते रहे, लेकिन इन विद्रोहों की विफलता हुई। परिणाम क्या हुआ कि युद्ध के माध्यम से अब इतावली राज्यों को एकजुट करने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीटमांड के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। समझ आया? यानी मैस्सिनी का जो प्रयास था वो लगातार असफल रहा। परिणाम मैस्सिनी के पतन के बाद या उसके अंत के बाद अब इटली के एकीकरण की जिम्मेदारी किसके पास आ गई, सार्डिनिया पीटमांड के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर। यानी ड्यूरिंग द 1830 ज्यूसेपे मैस्सिनी हैड sought to put together a coherent programs from a unity Italian republic. He had also formed a secret society called Young Italy, ठीक है ना, for a dissemination of his goals. He failures the revolutionaries uprising both 1831 to 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its rulers King Victor Emmanuel Dotti to unify the Italian state through wars। ठीक है ना। आगे क्या होता है कि जब सार्डिनिया पीटमांड के शासक पर जिम्मेदारी आती है
तो उसका भार कौन उठाता है? तो उस समय सार्डिनिया पीटमांड के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था काबूर। ये ना तो रिवोल्यूशनरीज थे यानी ना क्रांतिकारी थे और ना ही लोकतंत्र के समर्थक थे। इनकी एक सबसे बड़ी सफलता थी कि इन्होंने सार्डिनिया पीटमांड की फ्रांस के साथ एक संधि करने में सफलता प्राप्त की और उस चतुराईपूर्ण या कूटनीति संधि के कारण सार्डिनिया पीटमांड 1859 में ऑस्ट्रियाई सेना को हराने में सफल हुआ। यानी चीफ मिनिस्टर काबूर हु लीड द मूवमेंट्स ऑफ यूनिटी ऑफ द रीजन्स ऑफ इटली वाज नाइदर ए रिवोल्यूशनरीज नॉर ए डेमोक्रेटिक। ना वो रिवोल्यूशनरीज हैं और ना ही डेमोक्रेटिक हैं। थ्रू ए ट्रैक्टफुल डिप्लोमेटिक एलियंस वाज फ्रांस इंजीनियर्ड बाई काबूर। इसी कारण से इन्हें काबूर को जो है इंजीनियर कहा जाता है इटली का। सार्डिनिया पीटमान सक्सीड इन द डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1859। यानी काबूर की जो मेन विशेषता थी वो फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक संधि थी और उसका परिणाम हुआ कि सार्डिनिया पीटमांड 1859 में पराजित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। काबूर के साथ साथ इस इटली के यूनिफिकेशन में जो योगदान था वो थे ग्यूसेपे गैरिबाल्डी। ये कौन थे? तो नियमित सैनिकों के अलावा ग्यूसेपे गैरिबाल्डी, ठीक है ना। नियमित सैनिक कौन थे? काबूर के पास थे। गैरिबाल्डी एक के नेतृत्व वाली एक सशस्त्र स्वयंसेवक युद्ध में शामिल हुए। इन्होंने यहाँ के स्थानीय किसी की सहायता से 1860 में इटली के जो 2 सिसिली थे, आपको अभी दिखाए थे 1860 में इटली के 2 सिसिलियों में स्पेन शासक को बाहर निकालने में सफल हुए। बताए थे स्पेन के बुर्बोन्स का शासन है। और इस प्रकार काबूर और गैरिबाल्डी की सहायता से 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एग्जुट इटली या एकीकरण इटली का राजा घोषित किया गया। इन एडिशन टू द regular troops, a large number of armed volunteers led by Giuseppe Garibaldi joined in war. It was successful in ousting the Spanish rulers in South Italy and to Sicily in 1816 with a help a local farmers. Thus, in 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed king. A united Italy with the help of काबूर एंड गैरिबाल्डी। तो अब इमैनुअल द्वितीय को यहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। तो आगे चित्र पे देखते हैं, ये आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली है। देखिए अब इसमें रोम को छोड़कर, यहाँ पर देखेंगे रोम और वियना को छोड़कर, अभी रोम और वियना बचे हैं, ये बाद में शामिल होंगे। इनको छोड़कर ये पूरा, ये जो स्पेन का भाग था, ये पोप का भाग था और ये ऑस्ट्रिया का भाग था, इन सभी को मिलाकर एक इटली का गठन किया गया, यानी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब है ब्रिटेन का अजीब मामला, इसको हम लेक्चर 4 पे देखेंगे। ब्रिटेन का अजीब मामला, यहीं से आपको रोकते हैं। अगला लेक्चर 4 पे हम ब्रिटेन के अजीब मामला के बारे में आपको दिखाएंगे।